वह 1952 का वर्ष था। आजादी की अंगड़ाई अभी टूटी नहीं थी। आजाद भारत में सत्ता की बनावट आकार लेने लगा था। दुनिया का सबसे बड़ा प्रजातंत्र दुनिया में अपनी धमाकेदार मौजूदगी दर्ज कराने वाला था। आजादी के बाद हमारा अपना संविधान अस्तित्व में आया और हम अपना मुस्तकिल बनाने निकल पड़े। ठीक इससे पहले देश ने अपना पहला इंडेक्स जारी किया। इसे आप आधार इंडेक्स भी कह सकते हैं। शायद आपको यकीन नहीं हो, पर यह इंडेक्स चौंकाने वाला था। इसमें बिहार को उस दौर का अग्रणी राज्य बताया गया है। सुशासित राज्यों की श्रेणी में बिहार अव्वल स्थान पर बताया गया है। अब विडंबना देखिए, 7 दशक से अधिक की आजाद फिजा में अपने कदमों पर चलते हुए आज उसी बिहार का स्थान इंडेक्स में 23वें नंबर पर पहुंच गया। ताज्जुब की बात यह है कि हम में से किसी को भी इससे कोई गुरेज नहीं है। हमने इसको स्वीकार कर लिया है, क्योंकि 2 दशक पहले हम इससे भी नीचे लुढ़क चुके थे। सवाल उठता है कि ऐसा क्या हो गया कि हमारा बिहार पिछड़ता चला गया। बड़ा सवाल ये कि बिहार फिर से अग्रणी राज्यों की श्रेणी में आएगा क्या? कब तक हम 15 साल बनाम 15 साल सुनते रहेंगे, घोटाला बनाम घोटाला सुनते रहेंगे? सवाल उठता है कि हम बिहार की तुलना उड़ीसा से क्यों नहीं करते, महाराष्ट्र और दिल्ली से क्यों नहीं करते? हम विकसित राज्यों की श्रेणी में जाना क्यों नहीं चाहते? सच तो यह है कि जैसे ही चुनाव की डुगडुगी बजती है, हमें भावनाओं में इस कदर उलझा दिया जाता है कि इन सवालों को उठाने की जगह पर हम फिर उन्हीं पुरानी घिसी पिटी मुद्दों पर चर्चा कर रहे होते हैं। हमें पता भी नहीं चलता और चुनाव खत्म हो जाता है। फिर हमारे मुस्तकिल का क्या होगा? जाहिर है वही होगा जो होता आया है। सवाल उठता है कि इसके लिए जिम्मेदार कौन है? जवाब चाय और पान की दुकान पर बैठे लोगों से मिल जाएगा। 5 साल पहले हुए विधानसभा चुनाव में जो बातें चर्चा का विषय हुआ करती थी, घुमा फिरा कर आज भी वही विषय मौजू बना हुआ है। सवाल उठता है कि जब हम आगे बढ़ना ही नहीं चाहते, तो इसके लिए किसी और को जिम्मेदार ठहराने का नैतिक हक हमारे पास कहां से आएगा? आज हम इन तमाम सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, मैं हूं कौशलेंद्र झा और केकेएन लाइव पर आपका स्वागत है। खबरों की खबर और लीक से हटकर खबर के सेगमेंट में आज हम बिहार की चुनावी मुद्दों की पड़ताल करेंगे और विकास को समझने की कोशिश भी करेंगे। खबरों की खबर के इस सेगमेंट की शुरुआत बिहार की गौरवशाली अतीत से करते हैं। कहते हैं कि 270 ईसा पूर्व के कालखंड का सबसे समृद्ध नगर यानी मगध इसी बिहार का हिस्सा हुआ करता था। सम्राट अशोक ने मगध के प्रशासन प्रणाली की एक ढांचा यानी स्ट्रक्चर विकसित किया था। कहा तो यह भी जाता है कि इसी कालखंड में पहली बार भारत ने दुनिया को खुला अर्थव्यवस्था का ज्ञान दिया था। अब मौजूदा हालात पर गौर करिए। गौरवशाली ऐतिहासिक परंपरा का धरोहर बिहार आज कतिपय कारणों से बदनाम है। दुनिया को अर्थशास्त्र से परिचय कराने वाला बिहार आज स्वयं उसी अर्थशास्त्र की दलदल में फंसा हुआ है। आर्थिक तंगी और बेरोजगारी में फंसा हुआ है। मैं यह नहीं कहता हूं कि विकास नहीं हुआ है, पर मैं यह जरूर कहता हूं कि उस रफ्तार में नहीं हुआ जिस रफ्तार में होना चाहिए था। विकास का मतलब सिर्फ सड़क बन जाने से नहीं है, गांव में बिजली पहुंच जाने से नहीं है, बल्कि विकास हमारे सोच का हिस्सा होना चाहिए था, जो कतिपय कारणों से होने ही नहीं दिया गया। क्या यह सच नहीं है कि हम आज भी सड़क पर चलना सीख नहीं पाए, रफ्तार को खुद से नियंत्रित करना सीख नहीं पाए, सड़क को अतिक्रमण मुक्त रखना सीख नहीं पाए और बिजली का दुरुपयोग रोकना भी सीख नहीं पाए? विकास के ऐसे और भी कई इंडेक्स हैं जो कभी भी चुनावी मुद्दा नहीं बनेगा। स्कूल का बिल्डिंग मुद्दा बन सकता है, पोषाहार का पोशाक मुद्दा बन सकता है, किंतु गुणवत्तापूर्ण शिक्षा कभी मुद्दा नहीं बनेगा, क्योंकि हम चाहते ही नहीं हैं। यह बड़ा सवाल है और इसका जवाब आपको इसी चुनाव में तलाशना पड़ेगा। अब एक और मिसाल देखिए। बिहार ने आजादी के बाद और आजादी से पहले
देश को जन आंदोलन की राह दिखाई। आपको याद ही होगा, आजादी से पहले महात्मा गांधी के नेतृत्व में चंपारण सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत हुई थी। इसी बिहार के भितिहरवा से इसकी शुरुआत हुई थी। आजादी के बाद लोकनायक जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में संपूर्ण क्रांति की चिंगारी भी इसी बिहार से उठी थी। इस चिंगारी ने देश की जड़तामूलक राजनीति की चूलें हिला दी थी। अब एक बार फिर से विडंबना देखिए, आज वही बिहार खुद करा रहा है गरीबी से, कुपोषण से, भ्रष्टाचार से और विधि व्यवस्था से। बिहार करा रहा है राजनीति के अपराधीकरण से, बिहार करा रहा है जातिवाद से। पर कहीं कोई आंदोलन की सुगबुगाहट आपको नहीं दिखेगा। दरअसल जातिवाद की दीमक ने हमारे क्रांति की आग को इस कदर ठंडा कर दिया है कि हुंकार तो दूर, हम आह भरने के लायक भी नहीं बचे हैं। हम वही कर सकते हैं जो हमसे कराया जाता है, अर्थात हम राजनीति का खिलौना बन चुके हैं और रहनुमा चाहे जैसे नचा ले, हम उनके एक इशारे पर नाचने को हमेशा तैयार हो जाते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आज कोई आंदोलन नहीं होता है, बल्कि अब आंदोलन होता है मुआवजा के लिए, थाना में एफआईआर दर्ज कराने के लिए या पुलिस की चंगुल से किसी को छुड़ाने के लिए। हमारी सोच को इतना कमजोर कर दिया गया है कि इसके आगे हम सोच भी नहीं सकते। यदि किसी ने सोचने की जुर्रत कर दी तो उसकी सुनने वाला यहां कोई नहीं मिलेगा। दरअसल हम नकारात्मक ख्यालों में इस कदर खो गए हैं कि सकारात्मक तथ्यों पर गौर करने का हमारे पास अब वक्त ही नहीं रहा। चुनाव के वक्त हमारी इसी कमजोरी का लाभ कोई लोभी उठाकर ले जाता है। मत भूलिए कि समाज में घृणा फैलाने से किसी का कोई भला नहीं होने वाला है। दरअसल यह एक अंतरराष्ट्रीय साजिश है। हमारे ही कुछ युवाओं को गुमराह करके इस साजिश का हिस्सा बना लिया गया है। ऐसे लोगों के लिए चुनाव के वक्त पर घृणा फैलाना और भी आसान हो जाता है। अतीत में पहले भी ऐसा हो चुका है। याद रखिए, राजनीति करने वाले कभी भी इस विकृत मानसिकता के खिलाफ आवाज नहीं उठाएंगे, क्योंकि उनको इससे तात्कालिक लाभ मिलने की उम्मीद रहता है। नतीजा वह आपको ऐसे मुद्दों में उलझा कर ही रखेंगे ताकि वास्तविक समस्याओं की ओर आपका ध्यान ही नहीं जाए। सवाल उठता है कि राजनीति की सूक्ष्मता को जब चर्चा ही में नहीं ला सकते हम, तो आंदोलन की उम्मीद करना बेमानी नहीं तो और क्या है। सच तो यह है कि हम मानसिक दिवालियापन के शिकार हो गए हैं या हमें शिकार बना दिया गया है। हम सही और गलत में फर्क करना भूल गए हैं। हम प्रजातंत्र की जगह भीड़ तंत्र का हिस्सा बन चुके हैं। इसी भीड़ ने हमें अपनों से दूर कर दिया है, घृणा की चाशनी में नफरत का जहर घोल दिया है, साहित्य को मरोड़कर हमारे बौद्धिक क्षमता पर कब्जा कर लिया है। इसको समझने के लिए 70 के दशक में लौटना पड़ेगा। वर्ष 1974 के संपूर्ण क्रांति की ढेर में छिपी चिंगारी को समझना होगा। दरअसल 1974 में लोकनायक जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में जो आंदोलन हुआ था, उसके मुद्दों को समझना पड़ेगा। अब गौर करिए, उस वक्त यह आंदोलन शैक्षणिक स्तर में आई गिरावट के खिलाफ शुरू हुआ था। महंगाई, बेकारी, शासकीय अराजकता और राजनीति में बढ़ते अपराधीकरण के मुद्दे को लेकर शुरू हुआ था। ये जेपी आंदोलन की बात कर रहे हैं। अब आज के हालात या चुनावी मुद्दों पर गौर करिए। आज भी हमारे रहनुमा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और राजनीति में अपराधीकरण के मुद्दे पर चुनाव के मैदान में उतरते हैं। अब बताइए, यह 2020 है। ताज्जुब की बात है कि 50 साल पहले जो बातें चुनावी मुद्दा हुआ करती थी, 50 साल बाद भी वही चुनावी मुद्दा कैसे बना हुआ है? क्या इस 50 वर्षों में किसी ने इन समस्याओं के समाधान करने की कोशिश नहीं की? यानी समस्या जस की तस कैसे बनी रह गई? अब सवाल उठता है कि इस जड़ता को हम कैसे खत्म करें। इसको लेकर किसी के मन में कोई सवाल अभी तक क्यों नहीं उत्पन्न हुआ? चुनाव के समय बेरोजगारी बेरोजगारी चिल्लाने से बेरोजगारी दूर होगा क्या? दूर नहीं होगा। सभी जानते हैं कि संसाधन सीमित हैं। ऐसे में समाधान चाहते हैं तो साध्य को नियंत्रित करना होगा, पर इसको लेकर कोई भी अपना जुबान नहीं खोलेगा, क्योंकि सभी को पता है कि वोट का दूरगामी योजनाओं से कोई वास्ता नहीं होता है। यदि समय रहते सचेत नहीं हुए तो यकीन मानिए 5 साल बाद भी यही बात फिर से चुनावी मुद्दा बनकर आपके सामने आएगा।
जेपी आंदोलन के गुज़िश्ता 50 वर्षों के कालखंड पर गौर करें तो एक चीज सामने आता है। इस कालखंड के 30 वर्षों का शासनकाल लालू प्रसाद और नीतीश कुमार के इर्द गिर्द घूमता हुआ मिलेगा। दरअसल लालू प्रसाद और नीतीश कुमार दोनों जेपी आंदोलन की उपज हैं, यानी दोनों की राजनीतिक बुनियाद एक ही है। इस पर और बात करें इससे पहले बताना जरूरी है कि प्रखर समाजवादी नेता राम मनोहर लोहिया और जयप्रकाश नारायण ने मिलकर उन दिनों जाति तोड़ो आंदोलन शुरू किया था। जी हां, जाति तोड़ो आंदोलन। गौर करिए, इस आंदोलन को जन आंदोलन बनाने का जिम्मा उस वक्त लालू प्रसाद, नीतीश कुमार और रामविलास पासवान को दिया गया था। अब दुर्भाग्य देखिए, जिस जातिवादी व्यवस्था को समाप्त करने का संकल्प लेकर ये तीनों राजनीति में कदम रखे थे, कालांतर में उसी जातिवाद का पुरोधा बनकर सत्ता के शीर्ष पर पहुंच गए। दरअसल 80 के दशक का अंत होते होते इन नेताओं का विचारधारा बदलने लगी थी। आपको याद ही होगा कि तत्कालीन प्रधानमंत्री बीपी सिंह ने वर्ष 1989 में मंडल आयोग की रिपोर्ट को लागू किया था। बिहार में लालू प्रसाद, नीतीश कुमार और रामविलास पासवान इसका जोरदार समर्थन करने वालों में से एक थे। इसी के बाद बिहार की राजनीति में लालू प्रसाद का उदय हुआ। उन दिनों बीपी सिंह भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन चला रहे थे। बिहार विधानसभा चुनाव में जनता दल को जीत मिल गई और 10 मार्च 1990 को पहली बार लालू प्रसाद बिहार के मुख्यमंत्री बन गए। मुख्यमंत्री बनते ही लालू प्रसाद ने जातिवाद को खूब हवा दी और सत्ता में अपनी पकड़ को मजबूत कर लिया। अपने 7 साल के शासनकाल में भ्रष्टाचार के आरोपों की वजह से 25 जुलाई 1997 को उन्हें मुख्यमंत्री का पद छोड़ना पड़ा। इसके बाद उन्होंने अपनी ही पत्नी राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बना दिया। राबड़ी देवी 6 मार्च 2005 तक मुख्यमंत्री बनी रही, यानी करीब 15 साल तक बिहार में लालू राबड़ी का शासन रहा। इसके बाद कतिपय कारणों से 7 मार्च से 24 नवंबर 2005 तक बिहार में राष्ट्रपति शासन रहा और इसके बाद नीतीश कुमार ने 24 नवंबर 2005 को बीजेपी के समर्थन से बिहार के मुख्यमंत्री का पद संभाल लिया। इस बीच मुख्यमंत्री जीतन राम के छोटे से कार्यकाल को छोड़ दें तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का भी करीब करीब 15 साल पूरा होने वाला है, यानी पूरे 30 साल तक जेपी आंदोलन से निकली धारा ने बिहार का नेतृत्व किया। बावजूद इसके 1974 में स्वयं जेपी ने जिन मुद्दों को लेकर आंदोलन किया था, ताज्जुब की बात यह है कि बिहार की राजनीति में वही मुद्दा आज भी मौजूद बना हुआ है। सवाल उठता है कि ऐसा क्या हुआ? इसका जवाब आगे तलाशेंगे। इससे पहले यहां 2 चीजों को समझ लेना बहुत जरूरी है। पहला यह कि चुनाव के वक्त आप किसी भी मतदाता से पूछिए, वह कहेगा कि विकास करने वाले को वोट देंगे, अच्छा उम्मीदवार को वोट देंगे। दूसरी ओर आप किसी भी राजनीतिक पार्टी का एजेंडा देख लीजिए, विकास के नाम पर वोट मांगते हुए मिल जाएंगे। भ्रष्टाचार, गरीबी, बेरोजगारी, स्वास्थ्य और शिक्षा के नाम पर वोट मांगते हुए मिल जाएंगे। सवाल यह कि जब दोनों की बातें परस्पर पूरक है, फिर विकास हुआ क्यों नहीं? आगे इसका भी जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। इससे पहले सिक्का के दूसरे पहलू को समझिए, यानी विकास को समझिए। बेशक सड़कें बनी, बिजली लगा, इससे किसी को इनकार नहीं है। समझने की बात यह है कि हमने 2 लेन सड़कों का जाल बिछाया और उसी कालखंड में दूसरा राज्य 4 लेन सड़कों का जाल बिछा दिया, यानी हम पिछड़ गए। हम गांव तक बिजली पहुंचाकर पीठ थपथपाते रहे, ठीक उसी समय दूसरे राज्य के लोग गांव में बिजली से चलने वाला उद्योग लगाकर कमाई करने लगे, रोजगार का जरिया बनाने लगे, यानी हम फिर पिछड़ गए। दरअसल यह है विकास का इंडेक्स, और इस इंडेक्स में आगे बढ़ने का हमारे पास फिलहाल कोई विजन क्यों नहीं है। अब आपको एक बार फिर से समझाते हैं। मसलन गांव में एक गरीब था, वह झोपड़ी में रहता था और साइकिल से चलता था। उसके पड़ोसी के पास पक्का मकान था और वह बाइक से चलता था। कुछ समय बाद विकास हुआ और गरीब का घर पक्का का हो गया। उस गरीब ने साइकिल की जगह अब बाइक खरीद ली। आप कह सकते हैं कि उस गरीब का विकास हुआ, किंतु इस बीच पड़ोसी ने 2 मंजिला शानदार इमारत खड़ी कर दी और चलने के लिए कार खरीद लाया। यानी बेशक उस गरीब का विकास तो हुआ, पर पड़ोसी की तुलना में वह आज भी गरीब ही बना हुआ है। यही हाल दूसरे राज्यों से तुलना करने पर
बिहार का हो जाता है। उम्मीद है आपको बात समझ में आ गई होगी। अब आइए मूल सवाल पर। सवाल था कि हम पिछड़ क्यों गए। जवाब तलाशने के लिए आजादी के बाद बिहार के राजनीतिक अतीत को समझना पड़ेगा। इसके लिए आजादी के बाद बिहार की राजनीति को हम 3 भागों में बांट सकते हैं या बांटकर समझने की कोशिश करते हैं। पहला चरण है 1947 से 1967 का। इस दौर की राजनीति पर कांग्रेस का जबरदस्त प्रभाव था। दूसरा चरण वर्ष 1967 से लेकर 1990 तक का है। इसको बिहार की राजनीति का संक्रमण काल कहा जाता है। इस दौर में थोड़े समय के लिए गैर कांग्रेसी सरकारें बनी, पर राजनीति में कांग्रेस का दबदबा अभी भी कायम रहा। तीसरा चरण 1990 से शुरू होता है। इस कालखंड की राजनीति में कांग्रेस हाशिए पर सिमटती चली गई और समाजवाद की धाराओं ने बिहार की राजनीति पर कब्जा कर लिया। यानी आजादी के बाद से बिहार की राजनीति पर कांग्रेस और समाजवादियों का ही कब्जा रहा। ये दोनों खुद को प्रगतिशील विचारधारा का दंभ भरते हैं। सवाल उठता है कि 3 दशक तक समाजवादियों के सत्ता में रहने के बाद भी समाजवाद की बयार समाज के अंतिम पादान पर बैठे लोगों तक क्यों नहीं पहुंचा। दरअसल हुआ यह कि सत्ता शीर्ष पर बैठे लोग बदल गए, विचारधारा बदल गई, पर राजनीतिक संस्कृति नहीं बदला। राजनीतिक संस्कृति वही रह गया। यानी ब्लॉक और थाना पर कुंडली मारकर बैठे कांग्रेसी नेताओं की जगह अब समाजवादी नेताओं ने कब्जा कर लिया और सत्ता परिवर्तन का लाभ आम लोगों को मिला ही नहीं। इसे आसान भाषा में कहते हैं कि सत्ता का भले परिवर्तन हुआ पर व्यवस्था वही रह गया, यानी व्यवस्था का परिवर्तन नहीं हुआ। नतीजा, लूटने वाले का नाम बदल गया, चेहरा बदल गया, पर अंदाज नहीं बदला। अंदाज वही रह गया। एक बार फिर से बिहार में विधानसभा का चुनाव सामने है। बुनियादी समस्याएं मौजूद बनकर हमसे सवाल पूछ रही हैं और हमारे पास इसका कोई जवाब नहीं है, क्योंकि हम में से अधिकांश लोग मान चुके हैं कि भ्रष्टाचार और दलाली प्रथा को खत्म करना लगभग नामुमकिन है। सोचिए, यही बात यदि हमारे पूर्वज समझ गए होते तो क्या आज हम आजाद होते? सोचिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।